नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हम लोगों ने एमील दुर्खाइम के योगदान की चर्चा शुरू की थी और उसमें दो सीरीज में ये बताने का प्रयास किया था कि क्यों एमील दुर्खाइम को फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी की कैटेगरी में रखा जाता है और किस तरह से एमील दुर्खाइम समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक ऐसी परंपरा का सूत्रपात करते हैं जिसे अगर तकनीकी शब्द इस्तेमाल किया जाए तो समाजशास्त्रवाद के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ हमने बात की थी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की, जो दुर्खाइम का एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है। और ये बात बताने का प्रयास किया था कि इस पुस्तक के अंदर जो 6 अध्याय हैं, अगर उन 6 अध्याय को हम एक गंभीरता के साथ पढ़ लें तो पद्धति शास्त्रीय रुझान हमारे अपने स्पष्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हाउ टू कंडक्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च, इसकी चर्चा भी हम इस पुस्तक के आधार पर कर सकते हैं। इस पुस्तक के पहले अध्याय की चर्चा हमने की थी, व्हाट इज सोशल फैक्ट, और ये बता दिया था कि समाजशास्त्र के अंदर कोई भी सामाजिक यथार्थ, कोई भी सामाजिक परिघटना, समाज से जुड़ा हुआ कोई भी सूक्ष्म या बृहद पक्ष दुर्खाइम के लिए सामाजिक तथ्य है। यहां तक कि समाज भी सामाजिक तथ्य है। और फिर ये बताने का प्रयास किया था कि दुर्खाइम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सामाजिक तथ्य हैं, शुड बी, ये होने चाहिए, है या नहीं। इस पर हम लोगों ने एक सवाल रेज किया था और कहा था कि दुर्खाइम की इस आधार पर एक विवेचना जो आलोचनात्मक हो सकती है वो हम अपने दुर्खाइम की सीरीज के लास्ट लेक्चर के अंदर करने का प्रयास करेंगे। एक ये भी बताने का प्रयास किया था कि सामाजिक तथ्य में जितनी भी विशेषताएं हैं वो हमें प्राकृतिकवाद के चिंतन की तरफ ले जाती हैं, जिसको आप डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरलिज्म कह सकते हैं या उसको मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की संज्ञा दी जा सकती है। यानी प्राकृतिक विज्ञान के पद्धति शास्त्र को सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण में पूरी तरह से लागू करने की कोशिश, ये दुर्खाइम के चिंतन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसकी चर्चा हमने की थी। हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि सामाजिक तथ्य सामान्य हो सकते हैं, जिनको आपने नॉर्मल सोशल फैक्ट्स का, सामाजिक तथ्य व्याधकीय हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स किसी के लिए सामान्य हो सकते हैं, समाज के एक हिस्से के लिए हो सकता है कि वो नॉर्मल हो, दूसरे हिस्से के लिए वो पैथोलॉजिकल हो। इसके साथ साथ दुर्खाइम एक जगह पर सोशल करेंट की चर्चा करती है, सामाजिक प्रवाह। और सामाजिक प्रवाह अगर हम देखें तो उसे एक अस्थायी सामाजिक तथ्य कहा जा सकता है। सामाजिक प्रवाह का ट्रांजिटरी कैरेक्टर होता है, वो उत्पन्न होता है, प्रभाव डालता है और उसके बाद में विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ संभावनाएं देखने की कोशिश करनी चाहिए जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म के साथ भी जुड़ती है और जो सामाजिक तथ्य की एक व्यापक व्याख्या के साथ भी जुड़ती है। जो सामाजिक प्रवाह हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेज, उनके परिणाम अन्य सामाजिक प्रवाह को जन्म दे सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सोशल करेंट्स may lead to social currents. It means social current can be a cause for the emergence of another social current. कोई एक सामाजिक
आंदोलन होता है, मान लीजिए शिक्षा की गुणवत्ता में विस्तार करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए कोई एक विद्यार्थी समूह सामाजिक आंदोलन करता है, और उसके फलस्वरूप जो उन विद्यार्थियों के अभिभावक हैं वे भी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सामाजिक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यानी एक सोशल करंट ने दूसरे सोशल करंट को जन्म दे दिया। यह भी संभव हो सकता है कि एक सोशल करंट दूसरे सोशल फैक्ट को जन्म दे। जैसे अगर विद्यार्थियों ने और विद्यार्थियों के अभिभावकों ने यह सामाजिक आंदोलन किए शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, और उस शिक्षा की गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए संबंधित राष्ट्र राज्य ने कोई शिक्षा नीति बना दी, तो वह शिक्षा नीति सामाजिक तथ्य है, लेकिन यह सामाजिक तथ्य उन सामाजिक आंदोलनों का परिणाम है जो विद्यार्थियों के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा किए गए थे। तो सोशल करेंट्स कैन ऑल्सो जनरेट सोशल फैक्ट्स। सिमिलरली सोशल फैक्ट्स कैन ऑल्सो जनरेट सोशल करेंट। मान लीजिए कोई एक सामाजिक तथ्य है, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, धर्म। अब उस धर्म के प्रति जो हमारा अपना विश्वास है, जो हमारी अपनी आस्थाएं हैं, जो हमारे अपने चिंतन हैं, उससे असहमति रखने वाले कुछ लोग या उससे भिन्न विचार रखने वाले कुछ लोग उस धर्म से असहमति व्यक्त करते हैं और उसके विषय में एक बहस शुरू कर देते हैं। वह बहस सामाजिक प्रवाह है, क्योंकि वह स्थायी नहीं है, वह कुछ समय तक चलेगी और उसके बाद में या तो वह विलुप्त हो जाएगी या दूसरे सामाजिक प्रवाहों को जन्म दे देगी, या वह अपने आप में एक सामाजिक तथ्य बन जाएगी। रिलीजन की अवधारणा किस तरह से डिनोमिनेशंस को, एक्लेशिया को, फेथ सिस्टम को, इनको जन्म देती है, हम इसकी पूरी व्याख्या इसके आधार पर कर सकते हैं। जो दूसरा चैप्टर था इस पुस्तक का, वह था रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। और हमने इसमें संभवतया पिछली बार यह संकेत दिया था कि हमको जब अवलोकन करना हो तो उस अवलोकन में जो हमारी निजी बाइसेस हैं, जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, पहले से निर्मित किए गए जो हमारे विचार हैं, जिनको प्री कंसेप्शंस कहा जाता है, उन्हें हमें अपने चिंतन से बाहर कर देना चाहिए जब हम किसी सामाजिक तथ्य का अवलोकन कर रहे हैं या किसी भी संबंधित परिघटना का जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसके इंपीरिकल इंडिकेटर्स की तलाश कर रहे हैं, उसके आनुभविक संकेतकों की हम तलाश कर रहे हैं। ये संकेतक हमको तभी प्राप्त हो सकते हैं वस्तुपरकता के साथ जब हम पर्सनल बाइसेस को और प्री कंसेप्शंस को अपने से अलग कर दें, और यह बहुत सुस्पष्ट रूप से पारिभाषित होना चाहिए। और इसलिए सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तु के साथ जोड़ करके देखने की जरूरत थी। सोशल फैक्ट्स मस्ट बी कंसीडर्ड सोशल थिंग्स, ये एक पार्ट था जो कि हमें ऑब्जर्वेशन के साथ में देखने की जरूरत थी। जो तीसरा चैप्टर था इसमें, रूल्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द नॉर्मल एंड द पैथोलॉजिकल, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधकीय सामाजिक तथ्यों के बीच में अंतर स्थापित करना बहुत जरूरी है। यह अंतर इसलिए स्थापित करना जरूरी है ताकि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के अंदर हम मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की अवधारणाओं को समझ सकें, सोसाइटी की अवधारणा को समझ सकें, और जो रिलीजन की अवधारणा है जो प्रारंभिक जीवन के साथ जुड़ी हुई है अनेक जनजातियों के साथ, उनके साथ में इसको जोड़ करके देखा जा सके। क्राइम एक पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है क्योंकि वह समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन वही अपराध और उसी प्रकृति का अपराध समाज के एक हिस्से के लिए हो सकता है नॉर्मलेसी वाला हो, उनके लिए वह
सामान्य सामाजिक तथ्यों, जैसे कोई समूह अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर किसी के यहाँ चोरी कर ले, तो चोरी व्यापक रूप में तो व्यापकीय सामाजिक तथ्य है, लेकिन अगर वह चोरी अपने सामाजिक अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी सामाजिक समूह ने कभी की है, तो वह सामान्य भी हो सकता है। यह जो एक उदाहरण है, यह उदाहरण संकेत देता है कि आगे चलकर धीरे धीरे हो सकता है समाज के विकास की प्रक्रिया में उद्विकास के साथ, समाज के अंदर प्रकार्यात्मकता की स्थितियों के साथ ये सामान्य सामाजिक तथ्य व्यापकीय बन जाए और अनेक व्यापकीय सामाजिक तथ्य सामान्य बन जाए। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय समाज में अंतर जातीय विवाह को एक व्यापकीय सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन अब वह अंतर जातीय विवाह एक सामान्य सामाजिक तथ्य के रूप में भारतीय समाज की विशेषता बन चुका है। तो हमें इस रूप में इन पक्षों को देखने की जरूरत होगी और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाज के विभिन्न पक्षों को, समाज के विकास की प्रक्रिया को, उद्विकास की प्रक्रिया को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। वो सोशल फैक्ट्स के संदर्भ में भी हो सकती है, वो सोशल करंट्स के संदर्भ में भी हो सकती है, यानी सोशल करंट भी नॉर्मल और पैथोलॉजिकल हो सकते हैं और उनके परिणाम नॉर्मल और पैथोलॉजिकल हो सकते हैं। और ये जो पूरी की पूरी विवेचना है दुर्खाइम की, यह विवेचना समाज शास्त्र की एक व्यापक विषय वस्तु को निर्मित करती है और समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है, इस परिभाषा के रैशनल को भी स्थापित करती है। जो अगला चैप्टर है इसका, वो है रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल टाइप्स। समाज के विभिन्न प्रकारों के वर्गीकरण की विवेचना, उसके नियम क्या हो सकते हैं। दुर्खाइम ने कहा कि ये जो टाइपोलॉजी है, अब यहाँ उद्विकासवाद भी और प्रकारवाद, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम किस तरह से समाज के प्रकार का विवेचन करें, उसकी रचना हम कैसे करें। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो समाज की प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति के आधार पर समाज की विवेचना का विवेचन करने की कोशिश करें। समाज के जो विभिन्न अंग हैं उनकी संख्या कितनी है, इसके आधार पर देखें, और उनकी अंतर्निर्भरता कैसी है ये देखें, और वे साधन कौन से हैं, वे माध्यम कौन से हैं जिनसे कि समाज के वो विभिन्न अंग धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में जुड़ते चले जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स एंड व्हाट आर दोज मोड्स by which combinations of parts is taking place. Secondly, nature of the society, and then the number of the parts which we find in the society. These are the basis by which typologies are constructed. और आप सब लोगों ने संभवतः दुर्खाइम के समाज के प्रकारों को पढ़ा होगा। ये जो प्रकार हैं, यह प्रकार दुर्खाइम के द्वारा सामाजिक उद्विकासवाद की विवेचना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इनकी हिंदी हम क्या करेंगे ये आप देख सकते हैं, पर द होल्ड, द क्लान, सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, दैट इज ट्राइब, पॉलीसेगमेंटल सिंपली कंपाउंडेड सोसाइटी यानी कॉन्फेडरेशंस ऑफ ट्राइब्स, पॉलीसेगमेंटल डबली कंपाउंडेड सोसाइटी, नेशंस एंड फेडरेशंस। ये नेशंस एंड फेडरेशन इस पॉलीसेगमेंटल डबली कंपाउंडेड सोसाइटी के उदाहरण है, और कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्राइब पॉलीसेगमेंटल सिंपली कंपाउंडेड सोसाइटी का उदाहरण है। इसके पहले जो सिंपल पॉलीसेगमेंटल है वो ट्राइब के द्वारा जानी जाती है, उसके पहले क्लान है और उसके पहले होल्ड है। अब आपको लग रहा होगा कि जो पार्ट्स हैं
वो कैसे कैसे जुड़ते चले जा रहे हैं। फोर्स का जुड़ाव क्लान को जन्म देता है, क्लान्स का जुड़ाव ट्राइब को जन्म देता है, ट्राइब्स के जुड़ाव कन्फेडरेशंस ऑफ ट्राइब्स को जन्म देते हैं, और इन सब का जो जुड़ाव है वो जाकर के नेशंस एंड फेडरेशंस में बदल जाता है। और यही उद्विकासवाद हमको मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की व्याख्या के अंदर एक बहुत मजबूत आधार देता है, और सामाजिक डार्विनवाद या सामाजिक उद्विकासवाद उसके समूचे पक्ष को हमारे सामने बहुत व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। मुझे लगता है कि इस इवोल्यूशनरी फ्रेम को हमें समझने की जरूरत है, ताकि हम समाज का उद्विकास कैसे होता है, यानी सरल समाज, आदिम समाज कैसे जटिल आधुनिक समाजों में बदलता है, यह इस प्रकार की टाइपोलॉजी के आधार पर समझा जा सकता है। इसके बाद में जो 5वां चैप्टर है वह है रूल्स फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। सामाजिक तथ्यों के विवेचना को प्रस्तुत करने के अपने क्या नियम हो सकते हैं। दुर्खाइम का मानना है कि इस विवेचना के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि हमको एफिशिएंट कॉजेस देखने चाहिए, सबसे प्रभावशाली कारण जो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वो जो प्रभावशाली कारण है, वे प्रभावशाली कारण सामाजिक घटनाओं को जन्म देते हैं। सामाजिक घटनाएं यानी सामाजिक तथ्य अपने आप में प्रभावशाली कारक बन जाते हैं, और फिर सामाजिक तथ्यों की रचना की श्रृंखला, सामाजिक प्रवाह की रचना की श्रृंखला हमारे सामने चलती चली जाती है। इसमें से अनेक सामाजिक तथ्य और सामाजिक प्रवाह डिसअपियर हो सकते हैं, क्योंकि वे हमारी उन आवश्यकताओं को अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो आवश्यकताएं उनके द्वारा आज से पहले पूरी की जा रही थी। यानी समाज की संरचना में, समाज की व्यवस्था में, समाज की संस्थाओं में अनेक संरचनात्मक इकाइयां, संस्थाएं, व्यवस्थाएं, संगठन एक समय में उत्पन्न होते हैं। वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और आवश्यकताएं हमारी आगे बढ़ती चली जाती हैं, आवश्यकताएं जटिल होती चली जाती हैं, और उन जटिल आवश्यकताओं को क्योंकि ये संरचनाएं, व्यवस्थाएं या संगठन पूरा कर पाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए ये डिसअपियर होते चले जाते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये दुर्खाइम का, ये जो विवेचन है यह प्रकारवादी विवेचन है। समाज की जब विवेचना की जा रही थी विकास क्रम की, तब वह विवेचना सामाजिक उद्विकासवाद के ऊपर आधारित थी, और ये प्रकारवाद के ऊपर आधारित है। यह जो सामाजिक संरचना, व्यवस्था, संस्थाएं एपियर होती हैं, डिसएपियर हो जाती हैं, और किस तरह से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, इसका अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। उसको हम जब अगला हमारी सीरीज होगी तब उसके अंदर एग्जामिन करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में जो 6वां लास्ट चैप्टर है वह है रूल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग सोशियोलॉजिकल प्रूफ्स। जो हमारे सोशियोलॉजिकल प्रूफ्स हैं, जो समाज शास्त्रीय साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को हम कैसे एस्टेब्लिश करें, उनके अपने रूल्स क्या होने चाहिए। दुर्खाइम का मानना है कि साक्ष्य हमारे पास में कई किस्म के हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य है डॉक्यूमेंटेशन। आप उनको तलाश कीजिए, उन डॉक्यूमेंट्स को जानने की कोशिश कीजिए, उन प्रलेखों को जानने की कोशिश कीजिए जिन प्रलेखों के अंदर वे सामाजिक तथ्य किसी ना किसी रूप में कारण परिणाम के साथ उपस्थित हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की स्टडी हमारे लिए एक ऐसा इतिहास का पक्ष है, एक ऐसे अतीत का पक्ष है जिसके आधार पर समाज के उद्विकास को यानी सरलता से जटिलता की तरफ आने की समूची प्रक्रिया को जाना जा सकता है। दुर्खाइम ने सोसाइटी की स्टडी में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इस स्टडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की स्टडी में कई जगह पर अनेक डॉक्यूमेंट्स का
हवाला दिया है, जिनके आधार पर संबंधित सामाजिक तथ्यों की कार्य कारणता को बड़े सुगम तरीके से समझा जा सकता है। एक पार्ट तो ये है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो सोशियोलॉजिकल प्रूफ हैं, अगर उन सोशियोलॉजिकल प्रूफ्स को आपको समझना है तो फिर सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं एक ही समाज के अंदर, उनकी तुलना करने की कोशिश कीजिए। और अगर संभावनाएं हैं तो विभिन्न समाजों के मध्य में पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन है, सामाजिक व्यवहार के तरीके हैं, सामाजिक तथ्य में कहा था ना दुर्कheim ने, एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग, इन सब का अगर कंपैरिजन आप कर सकते हैं तो वो कंपैरिजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दुर्कheim ने मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर की व्याख्या करते हुए एक इस तरह के कंपैरिजन को प्रस्तुत किया है। और इसके साथ साथ एक मेथड उभर करके आता है जो है मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन, यानी आप अनेक कारणों को, अनेक परिणामों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखने की कोशिश करें और ये देखें कि एक वेरिएबल किस तरह से दूसरे वेरिएबल में वेरिएशंस पैदा करता है, एक कारण दूसरे कारण में कैसे वेरिएशन पैदा करता है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर एक वेरिएबल है तो उस वेरिएबल में शिक्षा किस तरह से अपने अनेक तरह के परिणामों के साथ वहां वेरिएशंस स्थापित करेगी और कौन कौन सी अवधारणाओं के साथ, कौन कौन सी परिघटनाओं के साथ जुड़ती चली जाएगी। तो हम कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन के इस नियम की बात भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामाजिक प्रूफ है, जो सोशियोलॉजिकल प्रूफ्स हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए, उनको समझने के लिए, उन्हें स्थापित करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन, कंपैरिजन एंड कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन, ये हमको स्थापना के साथ में देखने की जरूरत है। इनको हमें स्थापित करने के प्रयास के साथ जोड़ना चाहिए। अगर आप ये पूरा कर पाते हैं तो फिर कोई भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान किया जा सकता है। हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि भाई ये संभव हो सकता है कि सामाजिक अनुसंधान में हम इन चीजों को देखने की कोशिश करें। आपने अगर एल्टन मेयो की एक स्टडी ह्यूमन कंडीशन अप्रोच, जो एक इंडस्ट्री को लेकर की थी, हॉथरून एक्सपेरिमेंट जिसको कहा जाता है, अगर उसका कभी विश्लेषण करेंगे तो दुर्कheim के इन नियमों की कहीं ना कहीं उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। ये रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड का विवेचन है। इसकी आलोचना की जा सकती है जो मार्क्सिज्म की मेथोडोलॉजी है उसके आधार पर, और मैक्स वेबर की जो मेथोडोलॉजी है उसके आधार पर। मार्क्स की मेथोडोलॉजी के आधार पर यह आलोचना ज्यादा व्यापक हो जाती है, क्योंकि इस पूरी की पूरी विवेचना में जो दुर्कheim ने दी है उसमें डायलेक्टिक्स की प्रेजेंस को उतने स्पष्ट तरीके से नहीं दर्शाया गया है। और दूसरी बात यह है कि दुर्कheim जहां मोरालिटी को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ये पाते हैं कि जो मैक्स वेबर हैं वो रैशनलाइजेशन की बात करते हैं। तो रैशनलाइजेशन वर्सेस मोरालिटी, ये जो एक चर्चा है दुर्कheim वर्सेस मैक्स वेबर के बीच में, ये पद्धति शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारे प्रभाव छोड़ती है। इसके साथ अब हम जो नेक्स्ट पुस्तक है दुर्कheim की, उस पुस्तक पर आने की कोशिश करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। यह इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के अंदर, आर्थिक समाजशास्त्र के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्रम विभाजन की समूची प्रक्रिया का इसमें विश्लेषण किया गया है। और कई बार ऐसा लगता है इस किताब को पढ़ते हुए और इस किताब की व्याख्याओं को पढ़ते हुए कि दुर्कheim का ये चिंतन अनेक जगह पर मार्क्स के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। दुर्कheim ने डिवीजन ऑफ लेबर में जो सिंपल सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी या लोअर सोसाइटी,
विजावी मॉडर्न एडवांस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की चर्चा की है। पूरा का पूरा डिवीजन ऑफ लेबर इस पर आधारित है। एक तरफ सरल आदिम और सरल स्तरीय समाज, जिसको लोअर सोसाइटी भी कहा जा सकता है, उसकी तरफ जाते हैं, और धीरे धीरे जो होल्ड से लेकर के और डबली कंपाउंडेड तक आते आते हम आ जाते हैं मॉडर्न एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के ऊपर, अनेक सामाजिक तथ्यों की अपनी कार्यकारणता के कारण, उनकी अपनी भूमिकाओं के कारण। तो अगर डिवीजन ऑफ लेबर सिंपल है तो वहां पर कानून दमनकारी है, रिप्रेसिव लॉ है, और वहां पर जो सॉलिडेरिटी का आधार है वह सॉलिडेरिटी का आधार कॉमन कंसाइंस है, जिसे कि दुर्खाइम मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की संज्ञा देते हैं। ठीक इसी तरह से मॉडर्न एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की बात की गई है, उसमें हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर का है, एक उच्च स्तरीय संरचनात्मक विभेदीकरण जो कि अत्यंत जटिल प्रकृति का है। कानून रेस्टिट्यूटिव हो जाता है, यानी संवेदात्मक हो जाता है, और जो सॉलिडेरिटी की बेसिस है वह एब्स्ट्रैक्ट मोरल कोड, एक अमूर्त किस्म का नैतिक संहिता, सहयोग मूलक अंतर निर्भरता, और विभिन्न समूहों की अपनी मोरालिटीज, ये हमारे सामने उभर करके आती है। ये जो डिफरेंट ग्रुप मोरालिटीज हैं, ये असल में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है। हम इस पक्ष की चर्चा अपने अगले लेक्चर के अंदर व्यापक रूप में करेंगे, ताकि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के डायमेंशन को और इन इक्वलिटीज के डायमेंशंस को, इन सबको समझा जा सके, क्योंकि दुर्खाइम की एनोमी संभवतः यहीं से एक शेप लेती हुई हमको साफ साफ रूप में नजर आती है। आप अपने सवाल हमको भेज सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं किसी रूप में अनेक कैटेगरीज के विद्यार्थियों के बीच में इसको पहुंचा सकते हैं, ताकि इस नए डायमेंशंस के साथ वे विद्यार्थी समाज शास्त्र की अपनी चेतना को विकसित कर सकें और धीरे धीरे एक एयरलाइटेड एटीट्यूड का हिस्सा बन सकें। बहुत बहुत नमस्कार।